तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा होता है। तो दोस्तों हमारा सबसे पहला वर्ड आता है एब्रिएट। दोस्तों एब्रिएट का मतलब होता है मदहोश करना या फिर नशे में कुछ काम करना, यानी कि नशे में कुछ करना, तो उसे हम एब्रिएट कह सकते हैं। यानी कि एब्रिएट का मतलब होता है इंटॉक्सिकेटेड होना या फिर किसी चीज़ से इतना ज़्यादा एक्साइटेड, ओवरवेल्म हो जाना कि नॉर्मल कंट्रोल आपका खो जाए। ये जो वर्ड है वो लिटरली अल्कोहल से नशे में होने के लिए भी यूज़ होता है और फिगरेटिवली सक्सेस, पावर या फिर इमोशंस के नशे के लिए भी यूज़ हो सकता है। मतलब कि नशे में या फिर ओवर एक्साइटमेंट में जो है वो बह जाना, तो उसे हम एक तरीके से एब्रिएट होना कह सकते हैं। उसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी एग्जांपल्स है, जैसे कि मान लीजिए कि ज़्यादा अल्कोहल पीने के बाद जो लड़खड़ाना होता है, जिससे इंसान जो है वो सही से चल नहीं पाता, सही से बिहेव नहीं कर पाता, तो वो एक तरीके से पर्सन एब्रिएटेड हो चुका है। या फिर दूसरा एग्जाम्पल दूँ तो सक्सेस मिलने के बाद ओवर कॉन्फिडेंट हो जाना, तो वो एब्रिएटेड बाय सक्सेस हो जाता है, यानी कि उस पर जो है वो मतलब कि सक्सेस का जुनून सवार है या फिर नशा सवार है, इस तरीके से हम कह सकते हैं। या फिर पावर मिलते ही बिहेवियर बदल जाना, तो वो एब्रिएटेड विद पावर होता है, यानी कि तारीफ सुन सुनकर हवा में उड़ना, तो उसे एब्रिएटेड बाय कॉम्प्लीमेंट्स कह सकते हैं। यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपको इतना ध्यान रखना है कि एब्रिएट का मतलब होता है इंटॉक्सिकेट, मेक ड्रंक और ओवर एक्साइटेड, यानी कि एक तरीके से जो है वो नशे में चले जाना, किसी को जो है वो मतलब कि पिलाना, नशे में लाना या फिर बहुत बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हो जाना, तो उसे हम कह सकते हैं एब्रिएट होना। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है इंटॉक्सिकेट, इनएब्रिएट या फिर बिफडल। दोस्तों इंटॉक्सिकेट का मतलब होता है किसी को नशे में लाना, इनएब्रिएट का भी सेम मतलब होता है, बिफडल का मतलब होता है किसी को मदहोश करना या फिर मतवाला हो जाना, तो उसे हम बिफडल कह सकते हैं। एंटोनिम में हमारे पास है सोबर, क्लियर या फिर एब्सटेन। दोस्तों सोबर का मतलब होता है जो सादा सीधा सादा व्यक्ति है, जिसका कोई शौक नहीं है या फिर जो मतलब कि ऐसी चीज़ें नहीं करता है, जो इन सब चीज़ों से दूर रहता है, जो थोड़ा सीरियस है, गंभीर है, सादा है, तो उसे हम जो है वो सोबर कह सकते हैं। क्लियर का मतलब होता है जो मतलब कि ये सारी चीज़ें नहीं करता, जो बिल्कुल मतलब कि साफ है, क्लियर है, तो उसे हम क्लियर कहेंगे। एब्सटेन का मतलब होता है परहेज करने वाला, यानी कि ये सब चीज़ें अवॉइड करने वाला, यानी कि जो संयमी व्यक्ति होता है, जो खुद पर कंट्रोल रखता है, ये सारी चीज़ें नहीं करता, तो उसे हम एब्सटेन कह सकते हैं। यानी कि एक तरीके से इन सारी चीज़ों से परहेज करना, दूर रहना या फिर अवॉइड करना, तो वो हो गया हमारा एब्सटेन। तो ये सारे हमारे क्या है, तो एंटोनिम्स हैं। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है द स्ट्रॉन्ग ड्रिंक एब्रिएटेड हिम क्विकली एंड ही बिगेन टू स्पीक विदाउट थिंकिंग। यानी कि यहाँ पर ये बताया गया है कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ड्रिंक थी, जिसकी वजह से जो है वो मतलब कि जल्दी से वो नशे में आ गया, यानी कि उस ड्रिंक की वजह से उसे जल्दी से नशा हो गया और उसके बाद जो है वो बिना सोचे ही मतलब कि बोलने लगा, बड़बड़ाने लगा। तो इस तरीके से आप जो है वो समझ सकते हैं कि एब्रिएट यानी क्या होता है और किस तरह हमें इसका अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ करना चाहिए। दोस्तों इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे अगले वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा होता है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है ग्रोटेस्क। दोस्तों ग्रोटेस्क का मतलब होता है विचित्र या फिर भद्दा, यानी कि ग्रोटेस्क का मतलब होता है इतना अजीब, डिस्टॉर्टेड या फिर अनप्लेजेंट होना कि देखकर ही आपको डिस्कम्फर्ट हो जाए, कभी कभी शॉक या फिर डिस्गस्ट भी फील हो। ये सिर्फ जो है वो मतलब कि बुरा यानी कि अगली नहीं होता है, बल्कि स्ट्रेंज प्लस डिस्टर्बिंग कॉम्बिनेशन होता है। मतलब कि नॉर्मल से कोई चीज़ बिल्कुल हटकर और डिस्टर्बिंग तरीके की होना, तो उसे हम ग्रोटेस्क कह सकते हैं, जिसे आपको देखकर बहुत ही ज़्यादा अजीब लगे या फिर जो चीज़ आपको भद्दी लगे, यूजुअल ना लगे। बेसिकली जो चीज़ बहुत ज़्यादा विचित्र है, तो उसे हम ग्रोटेस्क कह सकते हैं। उसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी एग्जांपल्स है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई हॉरर मूवी है, उसका अगर आपने मॉन्स्टर देखा होगा, तो उसका एक वियर्ड सा मॉन्स्टर डिज़ाइन होता है, तो वो ग्रोटेस्क क्रिएचर है। या फिर न्यूज़ में जो है वो किसी क्राइम का शॉकिंग डिटेल देना, जो आपको बिलीव ही ना हो, जो आपको थोड़ा मतलब कि डिस्कम्फर्ट करे, तो वो ग्रोटेस्क एक्ट है। या फिर पेंटिंग जिसमें फेसेस ट्विस्टेड दिखते हो, तो वो ग्रोटेस्क आर्ट है। या फिर सिचुएशन जहाँ पर कॉमेडी और हॉरर मिक्स है, तो वो ग्रोटेस्क सीन है।
यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपको इतना ध्यान रखना है कि ग्रोटेस्क का मतलब होता है वियर्ड, अगली एंड डिस्टर्बिंग, यानी कि कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा विचित्र होना, बहुत ही ज़्यादा भद्दी होना, अजीब होना, तो उसे हम ग्रोटेस्क कह सकते हैं। दोस्तों उसी तरीके से आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है बिजार, वियर्ड या फिर अगली। दोस्तों इन तीनों का ही मतलब होता है कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा अजीब होना, कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा मतलब कि विचित्र होना, और अगली का मतलब होता है जो मतलब कि दिखने में बुरी है, भद्दी है, तो उसे हम अगली कह सकते हैं। तो ये सारे हमारे हो गए सिनोनिम्स। वही एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम में हमारे पास है ब्यूटीफुल, नॉर्मल या फिर प्लेजेंट। दोस्तों ब्यूटीफुल का मतलब होता है जो चीज़ सुंदर है, नॉर्मल का मतलब है जो चीज़ साधारण है, ना ज़्यादा बुरी है ना ज़्यादा खराब है, प्लेजेंट का मतलब है जो चीज़ मतलब कि सुहावनी है, अच्छी है, तो उसे हम जो है वो प्लेजेंट कह सकते हैं। ये सारे हमारे हैं एंटोनिम्स। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है द ग्रोटेस्क स्टैचू इन द ओल्ड गार्डन फ्राइटन द चिल्ड्रन एट नाइट, यानी कि पुराने गार्डन में जो एक विचित्र यानी कि बहुत ही भद्दा सा जो मतलब कि स्टैचू था, उसे देखकर जो है वो बच्चे जो है वो रात में डर रहे थे। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि ग्रोटेस्क यानी क्या होता है और किस तरह हमें इसका अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ करना है। दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है पेट्रिशियन। दोस्तों पेट्रिशियन का मतलब होता है कुलीन या फिर अभिजात वर्ग का, यानी कि पेट्रिशियन का मतलब होता है हाई सोशल क्लास से बिलोंग करने वाला, स्पेशली कोई रिच, नोबल या फिर एरिस्टोक्रेटिक बैकग्राउंड का पर्सन। हिस्टोरिकली ये जो वर्ड है वो एंशंट रोम के अपर क्लास सिटीजन्स के लिए यूज होता था, और आज भी इसका जो सेंस है वो एलाइट, रिफाइंड और अपर क्लास ही होता है, मतलब कि स्टेटस और लीनियस से प्रेस्टिजियस होना, यानी कि बहुत ही बड़े क्लास का कोई व्यक्ति होना, हाई सोशल क्लास से बिलोंग करने वाला होना, या फिर कोई रिच होना, नोबल होना, एरिस्टोक्रेटिक बैकग्राउंड का पर्सन होना, तो उसे हम जो है वो पेट्रिशियन कह सकते हैं। उसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी एग्जांपल्स है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई मेंबर है जो बहुत ही मतलब कि रॉयल फैमिली या फिर नोबल बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, तो हम कह सकते हैं कि उसकी फैमिली जो है वो मतलब कि पेट्रिशियन फैमिली है। या फिर कोई पर्सन है जिसका बिहेवियर बहुत ही रिफाइंड और क्लासी हो, तो वो पेट्रिशियन मैनर होता है। या फिर ओल्ड वेल्दी लीनेज से आया हुआ पॉलिटिशियन, तो वो पेट्रिशियन लीडर होता है। या फिर एलाइट सोसाइटी के लोग, यानी कि जो अपर क्लास सोसाइटी होती है, हाई उनका स्टेटस होता है या फिर हाई सोशल क्लास होता है, तो हम कह सकते हैं कि वो पेट्रिशियन क्लास के लोग हैं। तो इस तरीके से आपको जो है वो सिंपल एंड शॉर्ट मीनिंग में इतना ध्यान रखना है कि पेट्रिशियन का मतलब होता है एरिस्टोक्रेटिक बिलोंगिंग टू द अपर क्लास, यानी कि जो व्यक्ति जो है वो मतलब कि हाई सोशल क्लास से बिलोंग करने वाला होता है, तो उसे हम पेट्रिशियन कह सकते हैं। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है एरिस्टोक्रेट, नोबल या फिर एलाइट। दोस्तों इन तीनों का ही सेम मतलब होता है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति जो है वो मतलब कि किसी हाई सोशल क्लास से बिलोंग करता है, जो रईस है, जो अमीर है, रिच है, यानी कि बहुत ही मतलब कि बड़ी फैमिली से बिलोंग करता है, अपर क्लास मतलब कि फैमिली से बिलोंग करता है, तो उसे हम कह सकते हैं कि वो एरिस्टोक्रेट है, नोबल है या फिर एलाइट है। ओके, यानी कि कुलीन है, अभिजात वर्ग का है, या फिर रईस है या फिर अमीर है। वही एंटोनिम की तरफ आए तो एंटोनिम में हमारे पास है कॉमनर, पीजेंट या फिर लो बॉर्न। कॉमनर का मतलब होता है जो हमारे जैसे लोग होते हैं, आप और हमारे जैसे, मतलब कि जो कॉमन है, ना ही तो मतलब कि ज़्यादा बड़ी क्लास से बिलोंग करते हैं, ना ही छोटे क्लास से बिलोंग करते हैं, यानी कि जो मिडिल क्लास में आती है, तो उसे हम कॉमनर कह सकते हैं, यानी कि कॉमन व्यक्ति, साधारण व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति। पीजेंट का मतलब होता है जो किसान है, यानी कि जो किसान जिसे हम कह सकते हैं जो गरीब किसान होते हैं, तो उसे हम पीजेंट कह सकते हैं। और लो बॉर्न का मतलब होता है कि छोटे कुल में जन्मा हुआ व्यक्ति, या फिर जो छोटा क्लास होता है उनसे आए हुए व्यक्ति, तो उसे हम लो बॉर्न कह सकते हैं। तो ये सारे हमारे हो गए एंटोनिम्स। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास बताया गया है द पेट्रिशियन फैमिली लिव्ड इन अ लार्ज हाउस एंड फॉलोड ओल्ड ट्रेडिशन। यानी कि एक जो पेट्रिशियन फैमिली है, यानी कि एक जो मतलब कि हाई सोशल क्लास वाली, अपर क्लास वाली जो मतलब कि एक फैमिली है, वो कहाँ पर रहती है, तो एक बड़े से घर में रहती है और पुराने ट्रेडिशंस को वो फॉलो करती है। तो इस तरीके से आप जो है वो समझ पाओगे कि पेट्रिशियन यानी क्या होता है और किस तरीके से हमें इसका अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ करना है। दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा होता है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है वेमेंस। दोस्तों वेमेंस का मतलब होता है तीव्रता या फिर जोर, यानी कि वेमेंस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा फोर्स, इंटेंसिटी या फिर स्ट्रॉन्ग इमोशन के साथ एक्सप्रेशंस दिखाना, चाहे वो गुस्सा हो, पैशन हो, स्ट्रॉन्ग अपोजिशन हो, कुछ भी हो सकता है। जब कोई अपनी बात जो है वो जोर लगाकर अग्रेसिव या फिर पावरफुल टोन में रखता है, तो वो वेमेंस होती है, मतलब कि इमोशनल फोर्स का एक्सप्लॉजन होना, तो उसे हम वेमेंस कह सकते हैं। यानी कि जब भी आप कोई बात जो है वो बहुत ही ज़्यादा फोर्स के साथ, तीव्रता के साथ, जोर से प्रेजेंट करते हो, तो उसे हम वेमेंस कहेंगे।
उसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी एग्जांपल्स है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई प्रोटेस्ट चल रहा है जहाँ पर लोग जो है वो ज़ोर ज़ोर से नारे लगा रहे हैं, तो वो एक तरीके से वेमेंस है, यानी कि वो फोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। या फिर डिबेट में किसी का अग्रेसिव टोन में जो है वो मतलब कि आर्ग्यू करना, यानी कि डिबेट करना, तो उसे हम वेमेंस इन स्पीच कह सकते हैं। या फिर किसी जो है वो अन्याय के खिलाफ स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिखाना लोगों का, तो वो भी एक तरीके से वेमेंस ऑफ प्रोटेस्ट होता है। या फिर मैच जीतने के बाद इंटेंस सेलिब्रेशन करना, तो वो एक तरीके से वेमेंस ऑफ इमोशन है। यानी कि जैसे मैंने बताया, तो एक तरीके से स्ट्रॉन्ग इमोशन होता है ये, चाहे वो गुस्सा हो सकता है, खुशी हो सकती है, पैशन हो सकता है, स्ट्रॉन्ग अपोजिशन हो सकता है, तो उसे हम कहेंगे वेमेंस। यानी कि कोई भी इमोशन बहुत ही तीव्रता के साथ, प्रबलता के साथ जोर से दिखाना, तो उसे हम कहेंगे वेमेंस। यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपको इतना ध्यान रखना है कि वेमेंस का मतलब होता है इंटेंसिटी, फोर्सफुल एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन। और साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। दोस्तों, अब अगर बात की जाए इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है इंटेंसिटी, पैशन या फिर फोर्सफुलनेस। दोस्तों, इंटेंसिटी का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा तीव्रता, प्रबलता। पैशन का मतलब होता है जुनून। फोर्सफुलनेस का मतलब होता है एक तरीके से जोर। तो ये सारे हमारे हो गए एंटोनिम्स जो कि दिखाते हैं कि तीव्रता, जुनून या फिर जोर। तो ये सारे वर्ड्स कैसे हैं, तो हमारे वेमेंस से रिलेटेड वर्ड्स हैं। एंटोनिम में हमारे पास है कामनेस, माइल्डनेस या फिर इनडिफरेंस। दोस्तों, इन तीनों का मतलब होता है कि एक तरीके से शांति बनाए रखना, यानी कि एक तरीके से जो है वो मतलब कि नॉर्मल रहना, ना ही ज़्यादा मतलब कि जोर लगाना, और ना ही किसी चीज़ के लिए जो है वो मतलब कि इतना अग्रेसिव होना। तो उससे हम क्या कहेंगे कि कोई बंदा शांत है, बिल्कुल जो है वो माइल्ड है, यानी कि सहज है, तो उसके लिए हम जो है वो कामनेस यूज़ कर सकते हैं, माइल्डनेस यूज़ कर सकते हैं, या फिर इनडिफरेंस यूज़ कर सकते हैं, यानी कि जिससे किसी चीज़ से मतलब ना हो, तो उसे हम इनडिफरेंस, या फिर मतलब कि जो एक ही स्टेट में रहता है, या फिर मतलब कि एक ही अवस्था में रहता है, जिसे ना ज़्यादा खुशी होती है ना ज़्यादा दुख होता है, जो मतलब कि अपने इमोशंस को इतना ज़्यादा मतलब कि बढ़ा चढ़ा कर नहीं दिखाता, तो वो होता है इनडिफरेंस। तो ये सारे हमारे हो गए एंटोनिम्स। अब दोस्तों, अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है शी स्पोक विद ग्रेट वेमेंस अगेंस्ट द अनफेयर रूल, शोइंग हाउ डीपली शी फेल्ट अबाउट इट। यानी कि उसने क्या किया, तो अनफेयर रूल के अगेंस्ट जो है वो मतलब कि बहुत ही तीव्रता से मतलब कि अपनी आवाज़ उठाई, यानी कि बहुत ही जोर लगाकर, बहुत ही प्रबलता से जो है वो मतलब कि उसके खिलाफ वो बोली, जिससे पता चल रहा था कि उसे जो है वो मतलब कि उस चीज़ के बारे में कितना ज़्यादा मतलब कि बुरा लगा है, कितनी ज़्यादा वो चीज़ जो है वो उसे अफेक्ट कर गई है। तो दोस्तों, इस चीज़ को लेकर जो है वो आपको समझना है कि वेमेंस यानी क्या होता है और किस तरह हमें इसका यूज़ करना चाहिए। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों, इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है फ्यूरोर। दोस्तों, इसे फ्यूरोर प्रोनाउंस किया जाता है, जिसका मतलब होता है भारी आक्रोश या फिर हंगामा। यानी कि फ्यूरोर का मतलब होता है सडन और वाइड स्प्रेड गुस्सा, आउटरेज या फिर इमोशनल एक्सप्लॉयजन, जो एक साथ बहुत लोगों में फैल जाए। ये सिर्फ एक इंसान का गुस्सा नहीं होता है, बल्कि पब्लिक रिएक्शन या फिर मास एंगर होता है, मतलब कि कलेक्टिव रेज या फिर अप्रोवर, दैट्स फ्यूरोर। उसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी एग्जांपल्स है, जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देता है, तो उसके बाद जो पब्लिक भड़क जाती है, तो वो पब्लिक फ्यूरोर होता है। या फिर एग्जाम पेपर लीक होने के बाद जो स्टूडेंट्स को गुस्सा आता है, तो वो एक तरीके से स्टूडेंट फ्यूरोर होता है। या फिर किसी, मान लीजिए कि कोई सेलिब्रिटी है जिसने कोई स्कैंडल कर दिया, तो उसके बाद जो सोशल मीडिया पर गुस्सा आता है लोगों को, यानी कि जो गुस्सा फूटता है लोगों का, तो उसे ऑनलाइन फ्यूरोर कहते हैं। या फिर गवर्नमेंट का कोई ऐसा डिसीजन जो लोगों को पसंद ना आए, और उसके खिलाफ अगर लोग जो है वो प्रोटेस्ट करते हैं, नारेबाजी करते हैं, उसके खिलाफ जाते हैं, तो वो नेशन वाइड फ्यूरोर होता है, यानी कि सभी लोगों का एक साथ गुस्सा आना, तो उसे हम कहेंगे फ्यूरोर। यानी कि सिंपल एंड शॉर्ट मीनिंग के लिए आपको इतना ध्यान रखना है कि फ्यूरोर का मतलब होता है आउटबर्स्ट ऑफ पब्लिक एंगर और आउटरेज, यानी कि पब्लिक का जो है वो मतलब कि गुस्सा निकलना है, एक तरीके से जो है वो मतलब कि उनको जो है वो उकसाना, उनकी जो उत्तेजना है, तो उसे हम कह सकते हैं फ्यूरोर। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। अब दोस्तों, अगर बात की जाए इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है अप्रोवर, रेज या फिर आउट क्राई। दोस्तों, इन तीनों का ही मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा, अप्रोवर या फिर आउट क्राई का तो मतलब होता है हंगामा होना, अफरा तफरी होना, चीज़ें तहस नहस हो जाना, तो उसे जो है वो एक तरीके से हम अप्रोवर या फिर आउट क्राई कह सकते हैं। रेज का मतलब होता है बहुत ज़्यादा आक्रोश, बहुत ज़्यादा गुस्सा, बहुत ज़्यादा एंगर, तो वो होता है रेज। एंटोनिम में हमारे पास है काम, पीस या फिर क्वाइट। दोस्तों, तीनों का ही मतलब होता है शांतता रहना, यानी कि शांतता बनाए रखना, तो वो होता है काम, पीस या फिर क्वाइट। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है देयर वाज अ फ्यूरोर ऑन सोशल मीडिया आफ्टर द अनफेयर डिसीजन वाज अनाउंस्ड। यानी कि जैसे ही अनफेयर डिसीजन अनाउंस्ड हुआ, अनफेयर डिसीजन का मतलब होता है जो डिसीजन, जो फैसला लोगों के हित में ना हो, यानी कि जो फैसला लोगों को पसंद ना आए, जो उनको अच्छा ना लगे। तो जब भी ऐसा फैसला सुनाया गया, तो उसके बाद क्या हुआ कि सोशल मीडिया पर जो है वो मतलब कि लोगों का गुस्सा जो है वो मतलब कि उमड़ पड़ा, यानी कि सोशल मीडिया पर जो लोगों का गुस्सा है वो दिखने लगा, वो वहाँ पर जो है वो मतलब कि बहुत ही गुस्से में
में कमेंट्स कर रहे थे। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि फ्यूरोर यानी क्या होता है और किस तरीके से आपको इसका अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ करना है। दोस्तों इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारे पास अगला वर्ड आता है डाइवेस्ट। दोस्तों डाइवेस्ट का मतलब होता है वंचित करना या फिर हटाना, यानी कि डाइवेस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को हटा देना, किसी चीज़ को छोड़ देना या फिर अपने कंट्रोल ओनरशिप से निकाल देना। ये जो वर्ड है वो ज़्यादातर प्रॉपर्टी के लिए, पावर, राइट या फिर इन्वेस्टमेंट के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होता है, मतलब कि अपने पास से निकाल देना या फिर किसी चीज़ को अलग कर देना, दैट्स डाइवेस्ट। उसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी एग्जाम्पल्स है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई कंपनी है जिसने अपने लॉस वाले बिजनेस को बेच दिया, तो कंपनी ने क्या किया है कि उस बिजनेस को अपने से अलग कर दिया है, यानी कि अपने से हटा दिया है, अलग किया है। तो हम कह सकते हैं कि कंपनी डाइवेस्ट दैट यूनिट, यानी कि कंपनी ने क्या किया है तो उस बिजनेस को अपने से अलग कर दिया है। या फिर मान लीजिए कि कोई गवर्नमेंट का किसी ऑफिशियल से जो है वो मतलब कि पावर वापस ले लेना। कोई ऑफिसर है जो मतलब कि किसी पावर पर है, किसी एक पोजीशन पर है, अगर गवर्नमेंट यानी कि सरकार उससे वो पावर छीन लेती है, उस पोजीशन से उसको हटा देती है, तो उसे हम कह सकते हैं कि ऑफिशियल डाइवेस्टेड ऑफ अथॉरिटी, यानी कि ऑफिशियल यानी कि वो जो मतलब कि काम करने वाला व्यक्ति था, वो जो ऑफिसर था, उससे उसकी जो अथॉरिटी है, उससे उसकी जो पोजीशन, उसकी जो पावर है वो छीन ली गई है, यानी कि वंचित किया गया है उसको उससे। या फिर इन्वेस्टर का शेयर्स बेच देना, यानी कि शेयर्स को जो है वो मतलब कि बेच देना, तो उसे हम कहेंगे इन्वेस्टर डाइवेस्ट होल्डिंग्स। या फिर पर्सन का अपनी पोजीशन छोड़ देना, तो उसे हम कहेंगे कि डाइवेस्ट वन सेल्फ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि अपनी जिम्मेदारियों को मतलब कि छोड़ देना या फिर उससे अलग हो जाना, उसे त्याग देना, तो उसे हम कहेंगे डाइवेस्ट। यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपको इतना ध्यान रखना है कि डाइवेस्ट का मतलब होता है कि स्ट्रिप ऑफ ओनरशिप, पावर एंड पोजेशंस, यानी कि किसी व्यक्ति का अपनी ओनरशिप को, अपनी पावर को या फिर अपनी अथॉरिटी को या फिर अपनी जो पोजेशंस है उनको छोड़ देना, या फिर जो है वो कोई और व्यक्ति का जो है वो मतलब कि किसी से छुड़वाना, तो उसे हम कह सकते हैं डाइवेस्ट। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है डिप्राइव, स्ट्रिप या फिर रिमूव। दोस्तों डिप्राइव का मतलब होता है वंचित करना, किसी से कोई चीज़ छीन लेना। स्ट्रिप का मतलब होता है निकालना, बेसिकली उखाड़ने के सेंस में हम जो है वो स्ट्रिप का यूज़ करते हैं, यानी कि बेसिकली इसका भी सेंस हमारे किस चीज़ से जुड़ता है, तो किसी चीज़ को हटाना, बेसिकली किसी चीज़ को निकालना, किसी चीज़ को दूर करना, तो ये हो गया स्ट्रिप। रिमूव का भी मतलब आपको पता है, रिमूव का मतलब होता है निकालना। एंटोनिम में हमारे पास है गिव, ग्रांट या फिर एंडो, यानी कि किसी को कोई चीज़ प्रदान करना, किसी को कोई चीज़ देना, किसी को कोई चीज़ जो है वो सौंपना, तो उसे हम कह सकते हैं कि गिव करना, ग्रांट करना या फिर एंडो करना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है द कोर्ट डिसाइडेड टू डाइवेस्ट हिम ऑफ हिज अथॉरिटी आफ्टर द मिस यूज ऑफ पावर वॉज प्रूवन। यानी कि मान लीजिए कि कोई बंदा था, उसने क्या किया कि वो जिस पोजीशन पे था, जिस पावर पे था, तो उसने उस पावर का मिसयूज़ किया, और जैसे ही उसका जो मिसयूज़ ऑफ पावर प्रूव हो जाता है कि उसने सच में ऐसा किया है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, यानी कि जो कोर्ट है वो क्या करती है कि वो डिसाइड करती है कि उससे जो उसकी अथॉरिटी है, यानी कि उससे उसका जो पावर है, उसकी जो पोजीशन है वो छीन ली जाए, यानी कि उससे उसकी पावर से वंचित कर दिया जाए, हटा दिया जाए। तो इस तरीके से आपको जो है वो समझना है कि डाइवेस्ट यानी क्या होता है और किस तरह हमें इसका अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ करना है। दोस्तों इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। दोस्तों अगर बात करें इसके बाद वाले हमारे वर्ड की, तो वो वर्ड है वेनालिटी। दोस्तों वेनालिटी का मतलब होता है भ्रष्टाचार या फिर रिश्वतखोरी। वेनालिटी का मतलब होता है करप्शन या फिर ब्राइबरी का नेचर, यानी कि रिश्वतखोरी का नेचर। स्पेशली जब कोई पर्सन, जैसे कि कोई ऑफिसर है या फिर कोई अथॉरिटी है, वो पैसे, गिफ्ट या फिर पर्सनल बेनिफिट के लिए अपनी ड्यूटी या फिर ऑनेस्टी को बेच दे, तो उसे हम वेनालिटी कह सकते हैं। दोस्तों ये जो है वो सिर्फ एक गलत एक्ट नहीं होता है, बल्कि कैरेक्टर का करप्ट होना शो करता है, मतलब कि ईमान को पैसों के बदले बेच देना, दैट्स वेनालिटी। उसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी एग्जांपल्स है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई ऑफिसर है जो रिश्वत लेकर काम कर देता है आपका, तो वो होता है वेनालिटी इन ऑफिस। या फिर जज का पैसे के बदले डिसीजन आपके फेवर में सुनाना, तो वो होता है जुडिशियल वेनालिटी। या फिर पॉलिटिशियन का पावर मिसयूज करना फॉर मनी, यानी कि पैसा पाने के लिए पावर का मिसयूज करना, तो उसे हम कह सकते हैं पॉलिटिकल वेनालिटी। या फिर इंस्पेक्टर का फाइन माफ कर देना, लेकिन वो बदले में आपसे क्या लेता है, तो रिश्वत लेता है, ब्राइब लेता है। और ऐसा अगर करके आपका, अगर मतलब कि कोई इंस्पेक्टर फाइन माफ करता है, तो वो क्लियर वेनालिटी होती है। यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपको इतना ध्यान रखना है कि वेनालिटी का मतलब होता है करप्शन, विलिंगनेस टू एक्सेप्ट ब्राइब्स, यानी कि जो मतलब कि रिश्वतखोरी करता है, जो भ्रष्टाचार करता है, तो वो होती है वेनालिटी। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है।
दोस्तों अब अगर बात की जाए इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है करप्शन, ब्राइबरी या फिर डिसऑनेस्टी। दोस्तों करप्शन का मतलब होता है भ्रष्टाचार, ब्राइबरी का मतलब होता है रिश्वतखोरी, डिसऑनेस्टी का मतलब होता है जहां पर मतलब कि ईमानदारी नहीं होती है, जहां पर मतलब कि विश्वासघात होता है, धोखाधड़ी की जाती है लोगों के साथ, तो उसे हम डिसऑनेस्टी कह सकते हैं। वही एंटोनी में हमारे पास है इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, अपराइटनेस। दोस्तों इन तीनों का एक ही मतलब होता है ईमानदार होना बेसिकली, यानी कि सच्चा होना, ईमानदार होना, तो उसे हम कह सकते हैं इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी या फिर अपराइटनेस। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है द वेनालिटी ऑफ सम ऑफिशियल्स वीकन पब्लिक ट्रस्ट इन द गवर्नमेंट। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि कुछ ऑफिसर्स के वेनालिटी की वजह से, यानी कि भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी की आदत की वजह से क्या हो चुका है, तो गवर्नमेंट में जो है वो लोगों का पब्लिक ट्रस्ट जो है वो मतलब कि कमज़ोर हो चुका है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि वेनालिटी यानी क्या होता है। दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है रिवाइल। दोस्तों रिवाइल का मतलब होता है गाली देना या फिर कठोर निंदा करना। यानी कि रिवाइल का मतलब होता है किसी को बहुत ही गंदे, इंसल्टिंग और हेटफुल वर्ड्स में क्रिटिसाइज करना या फिर उसको गाली देना। ये जो है वो नॉर्मल क्रिटिसिज्म नहीं होता है, बल्कि वर्बल अब्यूज होता है जिसमें रिस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं होती। मतलब कि जुबानी तौर पर किसी को जलील करना, दैट्स रिवाइल। उसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी एग्जाम्पल्स है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई बहुत ही मतलब कि एंग्री आर्ग्यूमेंट में किसी को गाली दे देना। यानी कि जब आप बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होते हो, तो उस गुस्से की गर्माहट में आप जब किसी को गालियाँ दे देते हो, किसी को भला बुरा कह देते हो, तो वो होता है रिवाइल समवन। या फिर सोशल मीडिया पर किसी को हेट कमेंट्स लिखना, बुरे बुरे कमेंट्स पास करना, तो उसे हम कह सकते हैं पर्सन रिवाइल्ड ऑनलाइन। या फिर पॉलिटिकल स्पीच में अपोनेंट को इंसल्ट करना, तो वो होता है रिवाइलिंग द अपोनेंट। या फिर भीड़ में किसी सेलिब्रिटी को मतलब कि इंसल्ट करना, किसी सेलिब्रिटी पर जो है वो मतलब कि बुरे बुरे कमेंट्स करना, तो वो होता है रिवाइल्ड बाय पब्लिक। यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपको इतना ध्यान रखना है कि रिवाइल का मतलब होता है अब्यूज वर्बली या फिर इंसल्ट हार्शली। यानी कि किसी को जो है वो बहुत ही गंदे, इंसल्टिंग और हेटफुल वर्ड्स में क्रिटिसाइज करना या फिर गालियाँ देना, तो उसे हम कह सकते हैं रिवाइल करना। और साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है अब्यूज, इंसल्ट या फिर डिनाउंस। अब्यूज का मतलब होता है गालियां देना, इंसल्ट का मतलब होता है बेइज्जती करना, डिनाउंस का मतलब होता है निंदा करना, आलोचना करना, किसी को क्रिटिसाइज करना, तो उसे हम कह सकते हैं डिनाउंस, यानी कि एक तरीके से बदनाम करना। एंटनी में हमारे पास है प्रेज या फिर कमेंट। दोस्तों इन तीनों का मतलब होता है किसी की तारीफ करना, प्रशंसा करना, सराहना करना, उसके बारे में अच्छा अच्छा बोलना, तो उसे हम कह सकते हैं उसको प्रेज करना, कॉम्प्लीमेंट करना या फिर कमेंड करना। तो ये सारे हमारे हो गए एंटोनिम्स। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है ही वॉज रिवाइल्ड बाय द क्राउड फॉर हिज रूड बिहेवियर। यानी कि उसके जो भद्दे यानी कि रूड बिहेवियर के लिए जो है वो उसको मतलब कि क्राउड ने, यानी कि भीड़ ने जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो मतलब कि उसे गालियाँ दी, उसके बारे में भला बुरा कहा या फिर इंसल्टिंग और हेटफुल वर्ड्स में उसको क्रिटिसाइज़ किया। तो दोस्तों इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि रिवाइल यानी क्या होता है। इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है डिस्क्रीट। दोस्तों डिस्क्रीट का मतलब होता है सावधान या फिर गोपनीय। यानी कि डिस्क्रीट का मतलब होता है समझ बूझ कर, केयरफुल और प्राइवेट तरीके से बिहेव करना। स्पेशली जब बात ज़्यादा बहुत ज़्यादा मतलब कि सेंसिटिव होती है, तब ऐसा इंसान जो बिना ज़रूरत का मतलब कि फैलता नहीं है, यानी कि बात को फैलाता नहीं है, लिमिट समझता है और सिचुएशन के हिसाब से चुप रहना जानता हो, तो वो डिस्क्रीट होता है। मतलब कि टैक्टफुल प्लस ट्रस्टवर्दी बिहेवियर, तो उसे हम डिस्क्रीट कह सकते हैं। यानी कि जो व्यक्ति डिसिप्लिन रहता है, टैक्टफुल का मतलब होता है जो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन रहता है, शिष्ट में रहता है या फिर विनम्र रहता है, साथ ही साथ उस पर भरोसा किया जा सकता है किसी बात को लेकर, तो उसे हम डिस्क्रीट कह सकते हैं। उसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि मान लीजिए कि सीक्रेट को बिना किसी को बताए संभाल के रखना, तो वो होता है डिस्क्रीट पर्सन। या फिर ऑफिस में सेंसिटिव मैटर को क्वाइटली हैंडल करना, बाहर के लोगों को पता चले बिना, तो वो होता है डिस्क्रीट हैंडलिंग। या फिर पब्लिक में पर्सनल बात जो है वो धीरे बोलना ताकि बाकी लोग ना सुन सके, तो वो होता है डिस्क्रीट कॉन्वर्जेशन। या फिर फ्रेंड, जो आपका कोई फ्रेंड है जो गॉसिप नहीं करता है, यानी कि किसी की चुगलियाँ नहीं करता है, किसी की बातें नहीं करता है, किसी की बातें जो है वो इधर की उधर नहीं करता है, तो उसे हम वेरी डिस्क्रीट फ्रेंड कह सकते हैं। यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपको इतना ध्यान रखना है कि डिस्क्रीट का मतलब होता है केयरफुल, टैक्टफुल एंड रिस्पेक्टफुल ऑफ प्राइवेसी। यानी कि जो व्यक्ति जो है वो मतलब कि समझ बूझ कर बहुत ही केयरफुल और प्राइवेट तरीके से बिहेव करता हो, तो उसे हम कह सकते हैं डिस्क्रीट। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है।
दोस्तों अब अगर बात की जाए इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है केयरफुल, कॉशियस या फिर टैक्टफुल। दोस्तों केयरफुल या फिर कॉशियस का मतलब होता है जो बहुत ही ज़्यादा सावधान होता है, हर चीज़ का ध्यान रखता है, तो उसे हम केयरफुल या फिर कॉशियस कह सकते हैं। टैक्टफुल का मतलब होता है एक तरीके से डिसिप्लिन्ड व्यक्ति या फिर एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा विनम्र व्यक्ति जिस पे भरोसा किया जा सकता है, यानी कि जिसमें मैनर्स है, उसे हम टैक्टफुल कह सकते हैं। एंटोनिम में हमारे पास है केयरलेस, इनडिस्क्रीट या फिर ओपन। दोस्तों केयरलेस का मतलब होता है जो बेपरवाह, लापरवाह जिसे हम कह सकते हैं, जो किसी चीज़ का ध्यान नहीं रखता है, किसी चीज़ की मतलब कि कंडीशन को नहीं समझता है, तो वो केयरलेस होता है। इनडिस्क्रीट का मतलब होता है जो सावधान नहीं रहता है या फिर जो मतलब कि सीक्रेट नहीं रख पाता है, तो वो इनडिस्क्रीट है। ओपन का मतलब है जो खुला, यानी कि सबको बता दे, तो उसे हम ओपन कह सकते हैं। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है शी वॉज डिस्क्रीट वाइल डिस्कसिंग द मैटर एंड डिड नॉट शेयर प्राइवेट डिटेल्स विद अदर्स। यानी कि जब वो उस मैटर को डिस्कस कर रही थी तो वो बहुत ही सावधान थी, यानी कि डिस्क्रीट थी, यानी कि वो जो है वो मतलब कि प्राइवेट डिटेल्स जो है वो किसी के भी साथ शेयर नहीं कर रही थी उस चीज़ के बारे में, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रीट थी, तो सावधान थी, यानी कि उस पर जो है वो भरोसा किया जा सकता था। तो इस तरीके से आपको समझना है कि डिस्क्रीट यानी क्या होता है। दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की और जानते हैं कि वो वर्ड हमारा कौन सा होता है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा आखिरी वर्ड आता है मेंडासिटी। दोस्तों मेंडासिटी का मतलब होता है असत्यता या फिर झूठ बोलने की प्रवृत्ति या फिर आदत, यानी कि झूठ बोलने की आदत या फिर झूठ का नेचर, तो उसे मेंडासिटी कहते हैं। स्पेशली जब कोई बार बार या फिर जानबूझकर सच को छुपाता हो तो वो मेंडासिटी होती है। ये सिर्फ एक झूठ नहीं होता है बल्कि ये कैरेक्टर फ्लॉ को डिस्क्राइब करता है, यानी कि जब ऑनेस्टी मिसिंग होती है तो उसे मेंडासिटी कहते हैं। मतलब कि डिसऑनेस्टी या फिर फॉल्स हुड का गुण यानी कि ट्रेट, तो उसे हम कहेंगे मेंडासिटी। उसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी एग्जांपल्स है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई पॉलिटिशियन है जो आपको झूठे प्रोमिसेस करते करते हैं कि हम जो है वो मतलब कि हमारा अगर आप हमको जो है वो चयन करके लाओगे तो हम आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे, तो ये जो फेक प्रोमिसेस होते हैं पॉलिटिशियन के, तो वो होते हैं पॉलिटिकल मेंडासिटी। या फिर स्टूडेंट का जो है वो बार बार अपने टीचर को झूठ बोलना, तो वो होती है हैबिचुअल मेंडासिटी। या फिर एडवर्टाइजिंग में मिसलीडिंग क्लेम्स करना, यानी कि अगर मान लीजिए कि किसी प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट है और वो उसमें जो है वो बड़े बड़े दावे करता है कि हमारा प्रोडक्ट ऐसा है वैसा है, हमारा प्रोडक्ट यूज़ करने से आपको ये मिल सकता है वो मिल सकता है, तो वो होती है कमर्शियल मेंडासिटी। या फिर कोर्ट में झूठी स्टेटमेंट देना, तो वो होती है लीगल मेंडासिटी। यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपको इतना ध्यान रखना है कि मेंडासिटी का मतलब होता है डिसऑनेस्टी या फिर टेंडेंसी टू लाई, यानी कि झूठ बोलना या फिर जो है वो मतलब कि ईमानदार ना होना बेसिकली, तो उसे हम कह सकते हैं मेंडासिटी। और साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है डिसऑनेस्टी, फॉल्सहुड या फिर डिसीट। दोस्तों डिसऑनेस्टी का मतलब होता है जो ईमानदार नहीं होता, तो उसे हम डिसऑनेस्टी कह सकते हैं। फॉल्सहुड का मतलब होता है जो झूठा होता है, तो उसे हम मतलब कि फॉल्सहुड कह सकते हैं, जो झूठ बोलता है जिसका नेचर झूठा है। या फिर डिसीट का मतलब होता है धोखेबाज, यानी कि जो धोखा करता है, धोखाधड़ी करता है, विश्वासघात करता है, तो वो एक तरीके से मतलब कि कपटी जिसे हम कह सकते हैं, तो वो होता है डिसीट। एंटनी में हमारे पास है ट्रुथफुलनेस, ऑनेस्टी या फिर सिंसियरिटी। दोस्तों इन तीनों का मतलब होता है जो मतलब कि सच बोलता है, जो सच्चा है, ईमानदार है, नेक है, तो उसे हम जो है वो ट्रुथफुलनेस कह सकते हैं, ऑनेस्टी कह सकते हैं या फिर सिंसियरिटी कह सकते हैं। अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है हिज मेंडासिटी वॉज एक्सपोज्ड व्हेन पीपल डिस्कवर्ड दैट मैनी ऑफ हिज क्लेम्स वर फॉल्स। यानी कि उसकी जो झूठ बोलने की आदत है वो तब लोगों के सामने आई जब लोगों ने ये डिस्कवर किया कि अभी तक जो भी उसने दावे किए थे या फिर जो भी उसने बात कही थी वो सारी की सारी झूठी थी। तो दोस्तों इस तरीके से आपको समझना है कि मेंडासिटी यानी क्या होता है और किस तरह हम इसका अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज की इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपके स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिख रहा है वहाँ से भी आप जो है वो डायरेक्टली स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियोज़ को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।